बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हवाले से चैप्टर 16 है और चैप्टर 16 का टाइटल है कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट। अब चैप्टर 16 में हम स्टडी करेंगे कि एक कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट ये क्या है। इसको हम प्राइवेट कंप्लेंट भी बोलते हैं। जब कोई शख्स जुर्म करता है तो हम पुलिस के पास जाके एफआईआर दर्ज करवाते हैं और एफआईआर सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल केस में दर्ज की जाती है। अगर किसी शख्स ने नॉन कॉग्निजेबल जुर्म किया है तो हम पुलिस के पास जाके उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं पुलिस को, तो पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज नहीं करती बल्कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाती हैं। तो अब यहाँ पे केसेस हैं कॉग्निजेबल केसेस और नॉन कॉग्निजेबल केसेस, तो दोनों में कंप्लेंट्स की जा सकती है। अब ऐसा है कि जब कोई शख्स कॉग्निजेबल जुर्म करेगा तो हम पुलिस के पास जाके एफआईआर दर्ज करते हैं। अब अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही या एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उसमें पुलिस की तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, कोई गड़बड़ कर रही है, तो आप उसी इन्फॉर्मेशन को मजिस्ट्रेट के पास भी जाके दे सकते हैं। तो ये जब इन्फॉर्मेशन हम जाके मजिस्ट्रेट को देते हैं इसको कंप्लेंट्स कहा जाता है कि हमने मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर दी है। और जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस हैं उसमें तो एफआईआर दर्ज होती ही नहीं है, बल्कि हम जाकर नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते भी हैं तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती बल्कि जाके वही हमारी इन्फॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को बता देती है कि ये सिचुएशन है। तो अब वो जो नॉन कॉग्निजेबल है कि जुर्म है और कॉग्निजेबल जुर्म है, तो उन दोनों के हवाले से हम मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट्स कर सकते हैं। अब कंप्लेंट्स का तरीक़ाकार क्या है वो यहाँ पे नीचे हम स्टडी करेंगे। तो सेक्शन 200 है यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, कि जब भी कोई शख्स कंप्लेंट करेगा मजिस्ट्रेट को तो जिसने कंप्लेंट किया है उसको कंप्लेनेंट कहा जाता है और उस कंप्लेनेंट को मजिस्ट्रेट एग्जामिन करेगा। अब एग्जामिन कैसे करेगा यहाँ पे बताया गया है। A magistrate taking cognizance of an offence on complaint shall at once examine the complainant upon oath, कि जब भी कोई मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट की जाएगी और मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट के ऊपर उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने से पहले उस कंप्लेनेंट को हल्फ के ऊपर एग्जामिन करेगा, यानी उसको हल्फ दिया जाएगा और उसको एग्जामिन किया जाएगा, उसके पूछ-गुछ की जाएगी कि इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है ये सच्ची है भी कि नहीं। And the substance of the examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant। अब वो जो कंप्लेनेंट ने इन्फॉर्मेशन दी है, जो कंप्लेंट की है उसने मजिस्ट्रेट के सामने, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन राइटिंग रिड्यूस की जाएगी, यानी वो लिखी जाएगी और जब वो लिख दी जाए तो कंप्लेनेंट से उसके ऊपर सिग्नेचर भी लिया जाएगा और मजिस्ट्रेट भी उस कंप्लेंट के ऊपर सिग्नेचर करेगा। उसके साथ यहाँ पे अभी दो कुछ प्रोविज़ो दिए गए हैं, कुछ शराइत रखी गई है। When the complaint is made in writing, nothing herein contained shall be deemed to require a magistrate to examine the complainant before transferring the case under section 192 or sending it to the court of session। तो इस प्रोविज़ो में बताया गया है कि जब कोई कंप्लेंट वो तहरीरी तौर पर की जाएगी मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट जो है उस कंप्लेनेंट को एग्जामिन नहीं करेगा केस ट्रांसफ़र करने से पहले। यानी कि अगर मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट की गई और अब उसने केस अगर ट्रांसफ़र करना है सेक्शन 192 के तहत या कोर्ट ऑफ सेशन को भेजना है और वो कंप्लेंट भी तहरीरी तौर पर की गई है, तो मजिस्ट्रेट उस कंप्लेनेंट को एग्जामिन नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लॉज AA है, व्हेन द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग नथिंग हियर इन कंटेंट शैल बी डीम्ड टू रिक्वायर द एग्जामिनेशन ऑफ अ कंप्लेनेंट इन एनी केस इन विच द कंप्लेंट हैज़ बीन मेड बाय अ कोर्ट और बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़। इसमें कहते हैं कि वो जो कंप्लेंट की गई है तहरीरी तौर पर वो अगर किसी अदालत ने की है या किसी पब्लिक सर्वेंट ने की है और पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी सर अंजाम देते हुए अगर कोई कंप्लेंट की है तो फिर उस अदालत को और उस पब्लिक सर्वेंट को भी एग्जामिन नहीं किया जाएगा। अब यानी एक अदालत दूसरे अदालत को कंप्लेन करता है किसी शख्स के हवाले से, तो अदालत को यहाँ पे एग्जामिन नहीं किया जा सकता और पब्लिक सर्वेंट है वो भी अपनी जो सरकारी ड्यूटी है वो पूरी कर रहा था, उस दौरान उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ की और उसने जाके किसी अदालत को कंप्लेन कर दी है, तो इस पब्लिक सर्वेंट को भी एग्जामिन नहीं किया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि इन्होंने भी ये कंप्लेंट तहरीरी तौर पर किया हो। यहाँ पे उसके बाद है क्लॉज B, ये जो ओमिट हो चुका है। क्लॉज C है यहाँ पे, व्हेन द केस हैज़ बीन ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 192 एंड द मजिस्ट्रेट सो ट्रांसफरिंग इट हैज़ ऑलरेडी एग्जामिन द कंप्लेनेंट। यहाँ पे कहते हैं कि अगर केस ट्रांसफ़र किया गया है सेक्शन 192 के तहत और जिस मजिस्ट्रेट ने वो ट्रांसफ़र किया है उसने ऑलरेडी कंप्लेनेंट को एग्जामिन किया था, तो द मजिस्ट्रेट टू वूम इट इज़ सो ट्रांसफर्ड, अब जिस मजिस्ट्रेट के पास ये केस ट्रांसफ़र करके आया है शेल नॉट बी बाउंड टू री एग्जामिन द कंप्लेनेंट। तो अब जिस मजिस्ट्रेट के पास एक केस ट्रांसफ़र होके आया है तो ये मजिस्ट्रेट इस कंप्लेनेंट को दोबारा से एग्जामिन नहीं कर सकता। उसके बाद है सेक्शन 201 प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। अब
जो कंप्लेंट की गई है वो किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को की गई है जो कि कॉम्पिटेंट ही नहीं है उस केस का कोग्निजेंस लेने के हवाले से। तो यहाँ पे इसमें क्लास 1 है, क्लास 2 है। तो क्लास 1 में बताया गया है कि अगर तहरीरी तौर पर किया गया है, और क्लास 2 में बताया गया है कि वो अगर ज़बानी तौर पर किया गया है तो क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। इफ़ द कंप्लेंट हैज़ बीन मेड इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट हु इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कोग्निजेंस ऑफ द केस, ही शैल रिटर्न द कंप्लेंट फॉर प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट विद एन एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट। कि अगर कंप्लेंट जो है वो तहरीरी तौर पर किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को की गई है कि वो मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट ही नहीं है उस केस का कोग्निजेंस लेने के हवाले से, तो फिर वो जो मजिस्ट्रेट है वो उस कंप्लेंट को रिटर्न करेगा उस कंप्लेनेंट को कि आप जाके इसको प्रेजेंट करो प्रॉपर कोर्ट में, और उस कंप्लेंट के ऊपर वो मजिस्ट्रेट एंडोर्समेंट करेगा, यानी ये लिखेगा कि इस शख्स ने ये कंप्लेंट मुझे फ़लाँ तारीख को की है और इसने गलत कोर्ट में आके यानी कि मुझे ये इसने कंप्लेंट किया है और मैं इसका कॉम्पिटेंट ही नहीं हूँ कोग्निजेंस लेने के हवाले से। और अगर वो कंप्लेंट जो है वो ज़ुबानी तौर पर की गई है, इन राइटिंग नहीं की गई, तो फिर वो मजिस्ट्रेट जो है सीधे सीधे उस कंप्लेंट को डायरेक्शन देगा कि आप जाके प्रॉपर कोर्ट में इस कंप्लेंट को प्रेजेंट करो। फिर आ जाता है यहाँ पे पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, कि जब कंप्लेंट किसी कोर्ट को कर दी जाती है तो फिर उसके बाद इशू ऑफ प्रोसेस होता है। इशू ऑफ प्रोसेस ये है कि अब जिस शख्स के अगेंस्ट अदालत को वो कंप्लेंट किया गया है, तो अब वो जो शख्स है जिसके खिलाफ ये कंप्लेंट किया गया है उसको अदालत में बुलाना है, या तो समन किया जाएगा या उसके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। तो अब यहाँ पे अदालत सबसे पहले जो है हर तरह की प्रोसेस को पोस्टपोन करेगी और यहाँ पे सबसे पहले पता लगाएगी कंप्लेंट होने के बाद कि अब हम पता करते हैं पहले कि ये जो हमें कंप्लेंट की गई है क्या ये वाकई इसमें कुछ सच्चाई है या कि झूठी यहाँ पे हमारे पास कंप्लेंट की गई है। उसके ऊपर कोई इंक्वायरी या कोई इन्वेस्टिगेशन जो है मजिस्ट्रेट कंडक्ट करवाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि एनी कोर्ट ऑन रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ एन ऑफेंस ऑफ विच इट इज़ ऑथोराइज्ड टू टेक कॉग्निजेंस। अब जिस कोर्ट को कंप्लेंट की गई है और वो कोर्ट जो है वो ऑथोराइज्ड है उसका कॉग्निजेंस ले सकता है। या दूसरी कौन सी अदालत यहाँ पे बता रहे हैं, विच हैज़ बीन सेंट टू इट अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 3, या जो CRPC का सेक्शन 190 है और उसका सब सेक्शन 3 है उसके तहत ये केस अगर सेंड किया गया है किसी मजिस्ट्रेट को और रिफर टू इट अंडर सेक्शन 191 और सेक्शन 192, या CRPC के सेक्शन 191 और सेक्शन 192 के तहत अगर रेफ़र किया गया है दूसरी अदालत को आया है। अब जिस अदालत में भी ये केस चल रहा है, इफ़ इट थिंग्स फिट, अगर वो अदालत फिट समझती है फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड, वो अदालत रीजन्स रिकॉर्ड करेगी। पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ द पर्सन कंप्लेंट अगेंस्ट, जिस शख्स के अगेंस्ट कंप्लेंट की गई है उसकी अटेंडेंस को कंपेल करना है, तो उसके हवाले से जो प्रोसेस है वो अदालत पोस्टपोन कर देगी। क्यों पोस्टपोन करेगी अब यहाँ पे आगे बताएंगे। एंड आइदर इंक्वायरी इनटू द केस इटसेल्फ और डायरेक्ट एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय any justice of peace or by police officer by such other person as it thinks fit for the purpose of ascertaining the truth or falsehood of file complaint। तो यहाँ पे हर तरह की जो इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, जो कि जस्टिस ऑफ पीस के पास इख्तियार है या पुलिस के पास इख्तियार है, वो तमाम जितनी भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन है वो अदालत पोस्टपोन कर देगी, रोक देगी, इस पर्पज़ के लिए कि सबसे पहले अदालत जो है पता लगाएगी कि ये जो कंप्लेंट हमारे पास फाइल की गई है ये झूठी है या सच्ची है। Provided that, say, where the complaint has been made by a court, no such direction shall be made unless the complainant has been examined on oath under the provision of section 200। यहाँ पे इसके साथ ये प्रोविज़ो दिया गया है कि अगर कंप्लेंट जो है वो कोर्ट की तरफ से की गई, यानी एक अदालत ने दूसरी अदालत को कंप्लेंट किया है, फिर उसमें उस तरह की डायरेक्शन जो है ये नहीं दी जाएगी जब तक कि उस कंप्लेनेंट को ओथ के ऊपर एग्जामिन नहीं किया जाएगा सेक्शन 200 के तहत। इसके बाद यहाँ पे सब सेक्शन 2 है, कोर्ट ऑफ सेशन में इंस्टीड ऑफ डायरेक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू इट फॉर द पर्पज ऑफ असरटेनिंग द ट्रूथ और फॉल्सहुड ऑफ द कंप्लेंट। अब जो केस है वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास है, प्राइवेट कंप्लेंट का केस वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास है, तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो डायरेक्शंस दे सकता है इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, पुलिस को या मजिस्ट्रेट को वो डायरेक्शंस देगा कि आप जो है सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करें कि ये जो कंप्लेंट हमें की गई है ये सच्ची है या झूठी है। सब सेक्शन 3 है यहाँ पे, इफ़ एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस सेक्शन इज़ मेड बाय अ पर्सन नॉट बीइंग अ मजिस्ट्रेट और जस्टिस ऑफ पीस और अ पुलिस ऑफिसर। अब वो जो प्राइवेट कंप्लेंट की गई है उसके हवाले से कोई इंक्वायरी करनी है, कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन किसी ऐसे शख्स को दी जाती है कि ना तो वो मजिस्ट्रेट है, ना जस्टिस ऑफ पीस है और ना पुलिस ऑफिसर है, यानी किसी प्राइवेट पर्सन को या किसी और ऐसे किसी मुलाजिम को जो है वो ये काम हवाले कर दिया जाता है कि आप इस कंप्लेंट के ऊपर पता लगाए कि ये सच्चा है या झूठा है। सच पर्सन शेल एक्सरसाइज ऑल द पावर्स कन्फर्ड बाय दिस कोर्ट ऑन एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन।
तो जिस शख्स को वो डायरेक्शंस दी गई हैं इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के लिए, वो शख्स तमाम वो पावर एक्सरसाइज कर सकता है जो कि एक SHO को हासिल है इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, एक्सेप्ट दैट ही शैल नॉट हैव पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। लेकिन सिर्फ यहाँ पे उसके पास ये इख्तियार नहीं होगा कि वो वारंट के बगैर किसी शख्स को अरेस्ट नहीं कर सकता। सब सेक्शन 4 है, एनी कोर्ट इंक्वायरिंग इनटू अ केस अंडर दिस सेक्शन में इफ इट थिंक्स फिट टेक एविडेंस ऑफ विटनेस ऑन ओथ। तो जो भी कोर्ट यहाँ पे प्राइवेट केस में वो इंक्वायरी करती है तो उसके पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी विटनेस को हल्फ के ऊपर उससे एविडेंस ले सकती हैं। उसके बाद सेक्शन 203 है, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट्स। द कोर्ट बिफोर वूम अ कंप्लेंट इज मेड और टू वूम इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड और सेंट में डिसमिस द कंप्लेंट। अब जिस अदालत को कंप्लेंट की गई है या जिसको ट्रांसफर किया गया है तो वो अदालत उस कंप्लेंट को डिसमिस भी कर सकता है। अब डिसमिस क्यों करेगा आगे बताया गया है। इफ़ आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेटमेंट ऑन ओथ इफ एनी ऑफ द कंप्लेनेंट एंड द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी इफ एनी अंडर सेक्शन 202 there is in his judgment no sufficient ground for proceeding in such case he shall briefly record his reason for so doing। तो जिस अदालत को कंप्लेंट की गई है या जिसको ट्रांसफर किया गया है तो वो अदालत उसको डिसमिस कर सकती है उस कंप्लेंट को, अगर तभी डिसमिस करेंगी कि अगर कंप्लेनेंट को जब हल्फ के ऊपर उसका स्टेटमेंट लिया गया और उसके रिज़ल्ट में इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के रिज़ल्ट में ये सामने आया कि इस कंप्लेंट में तो कोई सफिशेंट ग्राउंड ही मौजूद नहीं है प्रोसीडिंग चलाने के लिए, तो फिर अदालत जो है एक ब्रीफली एक रीज़न रिकॉर्ड करेंगी कि इन वजूहात की बिना पर मैं इस कंप्लेंट को डिसमिस कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर 17 है जो ये भी प्राइवेट कंप्लेंट के हवाले से ही है, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट के ऊपर। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर सफिशेंट ग्राउंड नहीं है तो अदालत उस कंप्लेंट को डिसमिस कर देगी, लेकिन अगर उसमें सफिशेंट ग्राउंड है तो फिर क्या किया जाएगा वो अब यहाँ पे सेक्शन 204 में बताया गया है। इशू ऑफ प्रोसेस, अगर कंप्लेंट जो है वो दुरुस्त तरीके से की गई है तो फिर ये अभी जो हम प्रोसीजर देखेंगे ये किया जाएगा। इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, अब प्राइवेट कंप्लेंट का जो जिस भी कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, अब उस कोर्ट की ओपिनियन के मुताबिक देयर इज़ सफिशेंट ग्राउंड ऑफ प्रोसीडिंग, उनकी ओपिनियन के मुताबिक ऐसे सफिशेंट ग्राउंड मौजूद हैं कि आगे मजीद कार्रवाई की जाए। एंड द केस अपीयर्स टू बी वन इन विच अकॉर्डिंग टू द 4th कॉलम ऑफ द सेकंड शेड्यूल, जो CRPC का सेकंड शेड्यूल है उसका कॉलम नंबर 4 में ये चीज़ सामने आया कि ये केस जो है ये क्या है, अ समन शुड इशू इन द फर्स्ट इंस्टेंस, कि सबसे पहले समन इशू किया जाएगा। इट शेल इशू हिज समन्स फॉर द अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड, तो फिर एक्यूज्ड के खिलाफ जो है उसको समन इशू किया जाएगा कि आप अदालत में आ जाओ, आपके खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट की गई है। इफ़ द केस अपीयर्स टू बी वन इन विच अकॉर्डिंग टू दैट कॉलम अ वारंट शुड इशू इन द फर्स्ट इंस्टेंस, लेकिन अगर वो सेकंड शेड्यूल के कॉलम नंबर 4 में ये चीज़ सामने आया कि ये केस जो है इसमें सबसे पहले वारंट इशू किया जाएगा, समन इशू नहीं किया जाएगा, तो फिर क्या होगा, इट में इशू अ वारंट, तो फिर वो अदालत वारंट इशू करेगी। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये समझ आती है कि अगर कंप्लेंट दुरुस्त तरीके से की गई है और फिर जब अदालत उसके ऊपर आगे मजीद प्रोसीडिंग करती है कि सफिशेंट ग्राउंड मौजूद है, मजीद कार्रवाई करनी चाहिए, तो फिर अदालत CRPC के सेकंड शेड्यूल के मुताबिक उसमें कॉलम नंबर 4 के मुताबिक ये देखेगी कि हमने समन इशू करना है या वारंट इशू करना है, तो समन या वारंट जो भी इशू करना होगा अदालत वो इशू करेगी ताकि उस एक्यूज को अदालत में लेके आया जाए। और इफ़ कोर्ट और इट थिंक्स फिट a summons for causing the accused to be brought or to appear at a certain time before such court if it has no jurisdiction itself some other court having jurisdiction। तो ये अगर समन इशू करना है या वारंट इशू करना है तो उसमें उस समन में बताया जाएगा कि उस मुलजिम ने किस टाइम कौन से अदालत में अपीयर होना है। और अब अगर इस जो अदालत समन जारी कर रहा है, समन इशू कर रहा है, इसके पास इख्तियार नहीं है कि ये मेरे सामने प्रेजेंट हो जाए, तो फिर ये समन में ये अदालत बताएगा कि आपने फ़लाँ कोर्ट में जाके अपीयर होना है। सबसेक्शन 2 है, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बी डीम टू अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 90। ये जो सेक्शन 204 है ये सेक्शन 90 को अफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे सबसेक्शन 3 है, व्हेन बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एनी प्रोसेस फीस और अदर फीस आर पेएबल नो प्रोसेस शेल बी इशूड अंटिल द फीस आर पेड एंड इफ सच फीस आर नॉट पेड विद इन अ रीजनेबल टाइम द कोर्ट में डिसमिस द कंप्लेंट। अब यहाँ पे कहते हैं कि मतलब जब समन इशू किया जाएगा या वारंट इशू किया जाएगा उसके ऊपर कोई फ़ीस लगती है तो ये समन या वारंट उस वक्त तक जो है वो जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि जो प्रॉपर फीस है वो अदा ना की जाए। और अगर सर्टन टाइम के अंदर महसूस टाइम के अंदर वो फ़ीस पे ना किया गया तो अदालत जो है उस कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 205 है, मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड। जो मुलजिम है
मुलजिम ने अदालत में हाज़िर होना है। तो अब अगर कोई ऐसी रीज़न है कि मुलजिम अदालत में नहीं आ सकता और अदालत अगर उसको इजाज़त दे देती है कि ठीक है आप अगर अदालत में हाज़िर नहीं हो सकते तो अपने वकील को पेश करो, तो यहाँ पे सेक्शन 205 में बताया गया है कि व्हेनेवर अ मजिस्ट्रेट इशू अ समन, कि जब भी मजिस्ट्रेट समन इशू करेगा उस मुलजिम को अदालत में बुलाने के लिए, ही में इफ़ ही सी रीजन्स टू सो टू डू, अगर कोई ऐसे वजूहात हैं, डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड, कि अगर ये मुलजिम अदालत में ना आए तो हम इसको इस्तिस्ना दे सकते हैं। एंड परमिट हिम टू अपीयर बाय हिज प्लीडर, तो फिर मजिस्ट्रेट उसको कहेगा कि अगर आप खुद अदालत में नहीं आ सकते तो अपने जो वकील है, आपका जो प्लीडर है, उसको अपीयर करें। बट द मजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग द केस में इन हिज डायरेक्शन एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग डायरेक्ट द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड एंड इफ नेसेसरी इन्फोर्स सच अटेंडेंस इन मैनर हेयर इन बिफोर प्रोवाइडेड। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट वो जो इंक्वायरी कर रहा है या ट्रायल कर रहा है उस केस का, और जो मुलजिम है उसको पर्सनल अटेंडेंस से इस्तिस्ना दी गई है, और अब किसी स्टेज के ऊपर वहाँ पे उस प्रोसीडिंग में जो मुलजिम है उसकी हाज़िरी ज़रूरी है, तो फिर ये मजिस्ट्रेट उसको डायरेक्शन देगा उस मुलजिम को कि अभी आपने अदालत में हर सूरत हाज़िर होना है। अगर वो अदालत में हाज़िर नहीं होता तो फिर उसको इन्फोर्स किया जाएगा, जिस तरह के ऊपर तरीक़ाकार बता दिया गया है। ऊपर का तरीक़ाकार जो है उसमें समन है या वारंट जो बताया गया है, उसको वारंट जारी करके उसको फिर ज़बरदस्ती अदालत में लेके आया जाएगा। तो ये प्राइवेट कंप्लेंट का प्रोसीजर है। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपके लिए क्लियर हुआ होगा, समझ आ गया होगा, और अगर समझ नहीं आया तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।